भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग जन कल्याण विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रभुनाथ चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के मंत्री श्री मोहन चौहान जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राम भरोसे चौहान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, चौहान समाज से जुड़े हुए प्रदेश के अलग अलग कोनों से उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश को एक मंत्र दिया था। वह मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र अपने आप में सब कुछ कह देता है। जब हम सब एकजुट होंगे तो ही विकास कर पाएंगे, तो ही सुरक्षित रहेंगे, तो ही सम्मान पाएंगे। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? व्यापक असंतोष था, अविश्वास था, रोज एक नया घोटाला आ जाता था। जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी। देश की बाह्य सुरक्षा भी खतरे में थी और आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में थी। बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर कभी चीन, कभी पाकिस्तान भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता था, और जब कभी इसकी आवाज उठती थी तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी, नहीं चुप हो जाओ, मत बोलना। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, जगह जगह आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था। कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं अराजकता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, उस सरकार के समय आतंकवादियों ने
मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर, मठों पर हमले होते थे, बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था, और यह दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। थाने तहसीलें बिक चुकी थीं, गिरवी रख दी थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जब उनकी सरकार थी, केवल लूट मचाए हुए थे। और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, सबका साथ और सबके विकास का। भाइयों बहनों, यह नारा एक हकीकत में बदली। आज आप देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, आवाज दे जा रहे हैं सबको बिना भेदभाव के, शौचालय दिए गए बिना भेदभाव के, रसोई गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं बिना भेदभाव के, किसान सम्मान निधि दी जा रही है बिना भेदभाव के, ऋण माफी की योजना हुई है बिना भेदभाव के, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है बिना भेदभाव के, और सबको राशन देने की कार्रवाई, फ्री में राशन देने की कार्रवाई बिना भेदभाव के, और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भी सबको फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी बिना भेदभाव के। ये होती है सरकार। पाकिस्तान और चीन भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता, और अगर करता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब भी भारत देता है, भारत की सेना देती है। आतंकवाद की जो जड़ थी, जिसे कांग्रेस ने बोया था 1952 में, कश्मीर में धारा 370, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा को ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। न रहेगा बांस, हमेशा के लिए समाप्त कर दो। आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संदेश दे दिया। और नहीं तो सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में, और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है। जब आपकी सरकार बनती है तो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य होता है। और भाइयों बहनों, जब सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार होती है तो उनको केवल अपने अपने परिवार से फुर्सत नहीं होती है, वे आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, जो 2012 में सपा ने करके दिखाया था। और इसीलिए आज ये सामाजिक सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है। आप लोग अपने समाज के जागरूक प्रहरी हैं। गांव गांव में जाकर के अलग जगाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी
प्रदेश में कोई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो भाइयों बहनों, इससे पहले क्या होता था? मऊ का दंगा भूले नहीं होंगे 2005 का। कैसे भरत मिलाप के दिन वहां पर व्यापक दंगे हुए थे, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। आजमगढ़ में 2007 में आपने देखा होगा, अजीत राय की नेशनल पीजी कॉलेज में, सिबली नेशनल पीजी कॉलेज में कैसे निर्मम हत्या हो गई थी। उसने केवल एक बात कही थी, अजीत राय ने एक बात कही थी, उसने कहा था वंदे मातरम होना चाहिए। अरे वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जिस गीत को गाते गाते भारत के क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूमते थे। अगर स्वतंत्र भारत में उस गीत को गाने पर कोई सरकार और कोई संगठन या कोई संस्था रोक लगाती है, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। लेकिन आजमगढ़ में वंदे मातरम नहीं गाने दिया था। अजीत राय की हत्या कर दी गई थी कॉलेज के अंदर। मऊ के दंगे के समय भी मऊ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं ही गया था, और अजीत राय के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ा था। मैं आप सबको यही एहसास कराने के लिए आया हूं भाइयों बहनों कि सामाजिक न्याय के सम्मेलन, सामाजिक जो प्रतिनिधि सम्मेलन है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, शासन की जिम्मेदारी है शासन की योजना आप तक पहुंचाना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाना, बिना भेदभाव के पहुंचाना, सुरक्षा सबको उपलब्ध करवाना। लेकिन साथ साथ समाज के जागरूक नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि आज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भी अच्छी सरकार बननी चाहिए। और अच्छी सरकार तब बनेगी जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, और वह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमें देखना होगा, आपने देखा होगा आजादी के बाद से लेकर के अब तक आखिर आपके समाज का कोई गवर्नर क्यों नहीं बन पाया? पहली बार श्री फागू चौहान जी ही क्यों गवर्नर बने, इससे पहले क्यों नहीं? एक भारी भरकम मंत्रालय को लेकर किसी दारा सिंह चौहान जी पिछले 4.5 वर्ष से प्रदेश के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई और श्री प्रभुनाथ चौहान को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। तमाम ब्लॉक प्रमुख समाज के लोग आज हो रहे हैं। समाज के अलग अलग फील्ड में समाज के लोग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम सबका दायित्व बनता है, जब सरकार की बारी है तो सरकार एक एक करके अपने सभी वादों को आगे बढ़ा रही है, और जब पार्टी को आपकी आवश्यकता है तो आपका दायित्व बनता है कि एक एक परिवार के पास जाकर के कह देने की आवश्यकता कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हितों के लिए कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हित में है, भारतीय जनता पार्टी देश के हित में है। हमें भी अब उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। याद करिए, अगर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या राम भक्तों पर गोलियां चलती? लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, क्या उनको माफ कर देंगे? भगवान राम माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार आई तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
ये हमें गौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण है। ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला अवसर है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना, 135 करोड़ भारतीयों के सीने को दुनिया के सामने मजबूती के साथ उठाने का एक अवसर भी है कि हम लोगों ने अतीत की, मध्यकाल की, गुलामी के कालखंड की एक गलती का परिमार्जन किया है और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। एक अवसर है हमारे पास कहने के लिए। स्वाभिमानी समाज गुलामी की बेड़ियों को बहुत दिनों तक नहीं सहन कर सकता। और भारतीय समाज ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। आखिर इस संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। वे नहीं चाहती थी कि समाज का हित हो। वे नहीं चाहती थी कि गरीब, कुचले, दबे, वंचित लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। वे नहीं चाहती थी कि गरीब की झोपड़ी में भी पक्का मकान बने। वे नहीं चाहती थी कि गांव में जिन लोगों का मकान गांव में मौजूद है, उसका स्वामित्व योजना में उनका मकान का पट्टा की जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड उस परिवार को प्राप्त हो। वे नहीं चाहती थी कि बीमारी दूर हो और हर घर में शौचालय हो। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि हर घर में रोशनी हो। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि हर घर में रसोई गैस जलता हुआ दिखाई दे और बीमारी का अंत हो। इसलिए इन्होंने इतनी बीमारी देश को दी। एक एक बीमारी का समाधान निकालते हुए, उसका उपचार निकालते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, विकास की जिस प्रक्रिया के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं 4 लेन का काम हो रहा है, कहीं 6 लेन का काम हो रहा है, कहीं मेट्रो का काम हो रहा है, कहीं पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है। कोई सोचता था पहले इसके बारे में? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब आप मऊ, आजमगढ़ या गाजीपुर से चलेंगे, 2.5 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ से तो मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे थे और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष भी आजमगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, लगातार सांसद हैं। क्यों नहीं इनके दिमाग में आया? क्योंकि वे विकास के हितैषी नहीं हैं, वे स्वयं के विकास के हितैषी हैं। स्वयं का विकास उनको चाहिए, समाज का विकास हो इसकी चिंता उनको नहीं। वो केवल नारा पे विश्वास करते हैं, नारा। विश्वविद्यालय नहीं दिया, एयरपोर्ट नहीं दिया, तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बन रहा है और एयरपोर्ट भी बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रही है। आजमगढ़ में भी, मऊ में भी, गाजीपुर में भी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, ये सभी जनपदों में विकास के पार संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए 2022 पे
सबकी निगाहें होंगी और निगाहें दो प्रकार की होंगी। एक, जहां पर भारत के हित में सोचने वाली सभी ताकतें चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बने, और दूसरी तरफ होंगी जो नहीं चाहती कि भारत दुनिया की एक ताकत बने, जो नहीं चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे। वे लोग फिर षड्यंत्रों में लगेंगे, उसमें बहुत सारे लोग बिकेंगे, बहुत सारे लोगों की सौदेबाजी होगी, बहुत सारे लोग अपने तरीके से इस अभियान में बाधा पैदा करने का प्रयास करेंगे, कोई दुष्प्रचार से, कोई झूठ बोल करके, कोई अन्य तरीके से दुष्प्रचार करने का प्रयास करेगा। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह होगा, ये सामाजिक सम्मेलन समाज के प्रबुद्ध जनों को बुला करके उनके साथ संवाद का एक कार्यक्रम है, और संवाद इस बात को लेकर के कि हम वर्तमान की स्थिति को समझें, देश काल और परिस्थिति का अवलोकन करें, वर्तमान और भविष्य के हित के लिए ठोस निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचे। अन्यथा इन राजनीतिक दलों के मंसूबों को आप देख सकते हैं, भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने के मंसूबे के साथ जो व्यक्ति नारेबाजी करता रहा हो, वह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए क्यों आया है? उसकी मंशा क्या है? वो कहां ले जाना चाहता है प्रदेश को? ये सभी चीजें हैं जो हम सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे कितनी तेजी के साथ विकास एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। 9 तारीख को गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। अभी चंदौली में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास मैंने पिछले 15 दिन के अंदर किया है। कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 3 दिन पहले हुआ है। सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जौनपुर, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी अभी 25 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। आखिर ये मेडिकल कॉलेजेस पहले क्यों नहीं बन पाए? गोरखपुर में एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में शिलान्यास किया, और नवंबर में उसका भव्य उद्घाटन भी होगा। आखिर ये प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के माध्यम बनेंगे। ये मेडिकल कॉलेज पहले क्यों नहीं बने? नियत साफ नहीं थी पिछली सरकारों की। गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, ये उनकी मंशा नहीं थी। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को क्यों नहीं मिल सकता था पहले? उनको चिंता नहीं थी। गरीबों को फ्री में राशन मिले, ये उनकी चिंता नहीं थी। उनकी चिंता तो एक ही है, संकट आ जाएगा तो या तो घर में अपना कैद होकर के ट्विटर पे केवल ट्वीट करते रहो, या फिर देश छोड़ करके भाग जाओ। जब जो आपके संकट में खड़ा नहीं हो सकता, समाज के हित के लिए योजना नहीं बना सकता, तो फिर समाज को भी उसको एक सिरे से ठुकरा देना चाहिए। जब किसी लायक नहीं होगी, जो हमारे हित में काम करेगा। कोरोना के समय या तो सरकार खड़ी थी आपके साथ, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा था आपके साथ। कोरोना के दौरान सपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी लोग दुष्प्रचार कर रहे थे। कहते थे कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया था। यानी इस महामारी से जो सबसे कारगर उपाय था, पहले बचाव, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन लेना,
इसको ये लोग पालन नहीं करते थे, विरोध करते थे। कहते थे ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है। अरे इसी वैक्सीन से भारत कोरोना जैसी महामारी से बचा है, अन्यथा दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश, भारत से मजबूत देश, क्या हालत हो गई, पूरा देश लेट गया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, भारत की आबादी का 1/4 आबादी है अमेरिका की। और भाइयों बहनों, अमेरिका के अंदर इस बीमारी से भारत में जितनी मौतें हुई उससे 1.5 गुना ज्यादा मौतें हुई, यानी आबादी भारत की 1/4, लेकिन मौत भारत से 1.5 गुना ज्यादा वहां पर हुई है। यह महामारी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना को कंट्रोल भी किया और 100 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन भी दिया है। दुनिया के अंदर कोई देश फ्री में वैक्सीन नहीं दे रहा है, मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन भी दिया है, फ्री में राशन भी दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, कोई और कभी नहीं कर सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, इसलिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, अब आपका दायित्व बनता है। आप अगर अपने समाज के जागरूक प्रहरी हैं, प्रबुद्ध हैं, उस समाज को लीड करते हैं, नेतृत्व कर देते हैं, तो एक एक घर में जाकर के बताने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी देश को भी, प्रदेश को भी सुरक्षा का बेहतर माहौल देती है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं देती है, बिना भेदभाव के नौकरी और रोजगार भी देती है, बिना भेदभाव के गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी आस्था का सम्मान भी करती है, और भारतीय जनता पार्टी है जो एक पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ सख्ती से निपटने का कार्य भी करती है और प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भी करती है। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चलने चाहिए और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आज आवश्यकता है, क्योंकि हम वर्तमान को सुरक्षित करेंगे, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की नींव हम रखते हैं और भविष्य के लिए उस प्रकार के नेतृत्व को फिर से आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, तो वह और बेहतर माहौल देगा। आज के इस अवसर पर आप सभी लोग समाज के अलग अलग तबके से आए होंगे, अलग अलग क्षेत्रों से आए होंगे, अलग अलग कोने से, प्रदेश के अलग अलग कोने से आए होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ सीधे जुड़े होंगे। खासतौर पर जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, एक जनपद एक उत्पाद की तमाम योजनाएं हैं, हर जनपद की एक स्पेसिफिक योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, यानी ये तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाएं हम सबको जोड़ती हैं, समाज के अलग अलग तबके को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, समाज के सम्मान और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करती है। इस सभी अभियान के साथ हम मिलजुल करके कार्य कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सभी प्रदेश के कोने कोने से आज यहां पर आकर के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गांव-गांव में जाकर के, घर-घर में जाकर के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने में आप अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति हृदय से मेरी शुभकामनाएं।